हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखते हैं आज इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो कि रेलवे के लिए, चाहे वो एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, या जीडीसीई की बात करें, या फिर जेई की बात करें, सबके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कोबाल्ट थेरेपी इज द मेडिकल यूज ऑफ रेज फ्रॉम रेडियो आइसोटोप्स कोबाल्ट 60 टू ट्रीट कंडीशन सच एज कैंसर। बोला गया है कि कोबाल्ट से थेरेपी किया जाता है, यानी मेडिकल यूज़ होता है उसका कौन से यूज़ ऑफ सम रेज फ्रॉम रेडियो आइसोटोप्स कोबाल्ट का यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि किस तरह का बीमारी से, सच एज कैंसर। तो किस तरह का रेज का यूज़ किया जा रहा है हम लोग का कोबाल्ट 60 का यूज़ करके कैंसर से बचने के लिए, ठीक है, या कैंसर का थेरेपी करने के लिए। तो अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है और अल्ट्रावायलेट है। तो इसका आंसर अब क्या होगा, आप खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गामा। गामा रेज जो है इसका यूज़ किया जाता है हम लोग का कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए या कैंसर का थेरेपी करने के लिए। ठीक है, किस चीज़ का यूज़ करके, कोबाल्ट का। याद रखिएगा, अगर ऐसा भी पूछ ले कि किस चीज़ का यूज़ किया जाता है कैंसर का मेडिकल के तौर पे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। अगला सुनिएगा, द प्लांट टॉलरेंट टू द डेजर्ट कंडीशन आर कोल्ड। तो बोला गया है कि ऐसे प्लांट जो कि डेजर्ट यानी रेगिस्तान के कंडीशन को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि रेगिस्तान में क्या हो सकता है, उग सकता है, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं। पोलीफाइट्स है, जेरोफाइट्स है, हेलोफाइट्स है एंड हाइड्रोफाइट्स है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आंसर करना है पहले आपको, उसके बाद देखिए कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ेरोफाइट। ठीक है, ज़ेरोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि रेगिस्तान में उग सकते हैं, टॉलरेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस देखते हैं। जैसे हेलोफाइट्स क्या होता है, जो शाल्टी और मार्शी एरियाज में हो सकता है, उसको बोलते हैं हेलोफाइट्स। जैसे बात करें आपका समुद्र का जो किनारे वाला एरिया है, उसमें जो प्लांट्स उग सकते हैं, ऐसे प्लांट को बोलते हैं हम लोग हेलोफाइट्स। ठीक है, ज़ेरोफाइट जो कि रेगिस्तान में उग सकता है, हेलोफाइट जो कि समुद्र यानी सॉल्ट और मार्शी एरिया में उग सकता है, दलदल वाले बोल सकते हैं, या सॉल्टी एरिया में उग सकता है, ऐसे को बोलते हैं। ठीक है, हेलोफाइट्स। उसके बाद बात करें हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि आपका एक्वेटिक इन्वायरमेंट में उग सकता है, यानी कि जो कि पानी में उग सकता है, ऐसे को बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, वैसे नाम से भी पता चल रहा है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जो पानी में उग सकते हैं या एक्वेटिक कंडीशन में रह सकते हैं, सूटेबल होते हैं, ऐसे को बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। अगला सुनिए, सोनार इज ए डिवाइस। सोनार एक तरह का डिवाइस है टू मेजर द डिस्टेंस। अब बता रहे, बहुत बार पहले क्या पूछा जाता था कि सोनार का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए, डायरेक्शन मेजर करने के लिए, स्पीड मेजर करने के लिए अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स का। सुनाई दिया। ठीक है, तो सोनार का यूज़ किया जाता था किसी भी वाटर में, अगर अंडर वाटर में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका स्पीड, डायरेक्शन, डिस्टेंस सब कुछ मेजर किया जाता था। तो ये एक्चुअली यूज़ किस चीज़ का कर रहा है, तो थोड़ा सा डेप्थ में पूछ लिया कि सोनार जो डिवाइस है वो किस वेव का यूज़ करके आपका डायरेक्शन या स्पीड पता कर लेता है। ठीक है, तो खुद से आंसर कीजिएगा पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव। याद रखिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव को यूज़ करके तब जाके सोनार पता करता है कि आपका स्पीड क्या है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस पे है वो हमसे। ठीक है, उस तरह से पता कर लेता है। ठीक, अगला सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम कंसिस्ट ऑफ प्रोक्रियोटिक सेल्स। बोला गया कि इनमें से कौन सा किंगडम है जिसके पास प्रोक्रियोटिक सेल होता है। तो मैंने बताया था कि पिछले वाले वीडियो में कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है प्रोक्रियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो यू मतलब एग्जांपल दिए थे कि यू मतलब हम लोग। ठीक है, तो एनिमल्स में किस तरह का होता है, एनिमल बोलिए या ह्यूमन बीइंग बोलिए, उसमें किस तरह का होता है, यूकैरियोटिक। प्रोक्रियोटिक की बात पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, एनिमिलिया बोला है, प्रोटिस्टा बोलिए, फंगी बोला है और मोनेरा बोलिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, आप बोलिए पहले क्या होगा आपका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। ठीक है, बाकी बात करें हम लोग इसके बारे में, प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, तो इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एग्जांपल देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए यहाँ पे यूकैरियोटिक में क्या क्या है, ह्यूमन है, प्लांट है, फंगी है, प्रोटिस्टिस है। अब देखिए ऑप्शंस को देखिए एक बार,
एनिमिलिया है, प्रोटिस्टिस है, फंगी है। ये तीनों तो यूकेरियोटिक में आ गया। बचा कौन? मुनेरा। मुनेरा क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। तो आराम से आपको अगर ये वाला याद था पिछले वाले वीडियो में, तो आराम से ये क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है। बॉयल्स लॉ गिव रिलेशन बिटवीन, तो बोला गया है कि बॉयल्स लॉ किस किस का रिलेशन बतलाता है, बताइए। ठीक है। तो बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, उसके बाद आपका गैलुजैक लॉ होता है। ठीक है। तो बताइए बॉयल्स लॉ किस किस का रिलेशन से बतलाता है। ठीक है। तो बॉयल्स लॉ बतलाता है आपका प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन। कैसे? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, उसमें क्या होता है? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ होगा शायद, हाँ ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है। वो जो फॉर्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। आर का वैल्यू होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो एन भी कांस्टेंट है, जी वी कांस्टेंट है, सॉरी एन आर टी, तो यहाँ पे टी भी कांस्टेंट बोल दिया है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो वो क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉयल्स लॉ में। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। विच ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज टू मैन्युफैक्चर सोप, रायन, पेपर, एक्सप्लोसिव डाइज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो बोला गया कि ऐसा कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ में से जिसका यूज़ साबुन बनाने में, रायन बनाने में, पेपर बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, डाइज वगैरह बनाने में, मतलब जिससे हम लोग रंग वगैरह करते हैं। ठीक है। कपड़ों में रंग जो चढ़ाता है, डाइज। और उसके बाद बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ होता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है, वो क्या है? कॉस्टिक सोडा है। ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा की बात करें या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, रायन वगैरह, एक्सप्लोसिव थिंग्स, जैसे बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारे में यूज़ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोसेसिंग कॉटन फैब्रिक्स। ठीक है। कॉटन फैब्रिक्स के प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है। ठीक है। लॉन्ड्रिंग, ब्लीचिंग, तो ये सारे यूजेस हैं, आप एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो याद रखना है हम लोग को कैसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि किस में यूज़ हो रहा है, आपका सोप के मैन्युफैक्चरिंग या रेयन के मैन्युफैक्चरिंग, पेपर, एक्सप्लोसिव, डाइज एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। आगे सुनिएगा। इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ। तो बोला गया कि इलेक्ट्रिक करंट को माना जाता था कि वो फ्लो ऑफ क्या चीज़ है। ठीक है। बताइए, नेगेटिव चार्जेस है, डाइलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक पीसेस है, या फिर पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप पहले खुद से आंसर दीजिए। ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग नेगेटिव मार दें। ठीक है। बट इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बोला गया है कि कंसीडर किया जाता था पहले के ज़माने में, क्या कंसीडर किया जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक्चुअली फुल ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में ये वाला जो कंसेप्ट है ये ट्रेडिशनल है, मैंने पुराना वाला है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज होता है, उसके पास तो नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के होने की वजह से करंट का फ्लो हो रहा है। तो लेकिन पहले के ज़माने में क्या, ट्रेडिशनली जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक्चुअली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच द स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो बोला गया कि ऐसे मस्कुलर ट्यूब का नाम बताइए जिससे हमारा बॉडी में जो यूरिन स्टोर्ड हो रहा है वो पास्ड आउट होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। ठीक है। तो मतलब ये है कि हमारा बॉडी से यूरिन बाहर निकलना चाहता है, ऐसे ऐसे ट्यूब का, मस्कुलर ट्यूब का नाम क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरेथ्रा। ठीक है। किडनी क्या करता है? किडनी तो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है। ब्लड को फिल्टर करता है किडनी। बात करें यूरिनरी ब्लैडर, तो ये स्टोर करता है यूरिन को। ठीक है। किडनी हो गया। उसके बाद किडनी से क्या होता है, एक ट्यूब आता है
जिसको जो कि कहाँ कहाँ जाता है, ब्लैडर तक जाता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं इसको। उसका नाम क्या है, यूरेटर है। और यूरिनरी ब्लैडर से जब बाहर निकलता है, यानी क्या होता है कि यूरिन जब बाहर निकलता है हमारे बॉडी से, तो वो कौन सा इससे निकलता है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो किडनी से आएगा पहले, किसके पास, किडनी से आता है यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं। अगला सुनिएगा, द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट इज कॉल्ड इज। तो बोला गया कि ऐसे टिश्यू का नाम बताइए जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम है, फ्लोएम है, पैरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्लोएम। जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और लेकिन फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। आइडेंटिफाई द एसिड दैट कन्वर्ट जिंक इनटू जिंक सल्फेट। ऐसे एसिड का नाम बताना है, आइडेंटिफाई करना है, जो कि जिंक को जिंक सल्फेट में बदलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। क्या होगा इसका आंसर, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, अब जिंक सल्फेट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली है सल्फर तो होना चाहिए, तो सल्फर ऑप्शन में देखिए तो सिर्फ कहाँ पे, सी नंबर पे, तो आसानी से मार सकते थे आप सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर के किस में बदल जाता है, जिंक सल्फेट बदलता है और हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, आगे सुनिएगा, टू मच ऑफ एसिड इन आवर स्टमक कॉज इनडाइजेशन, समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, टू रिलीव फ्रॉम दिस इनडाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्पफुल, लेमन जूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक्वा रिजिया, विनेगर। क्वेश्चन समझे आप, ठीक है, खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो कहना ये चाह रहा है कि हमारे पेट में अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कि इसकी वजह से इंडाइजेशन की वजह से, तो क्या होगा, हमारा बहुत बार डाइजेशन की वजह से पेनफुल पेट में दर्द भी होने लगता है। तो बोला गया कि इससे अगर रिलीफ पाना है आपको, तो आप किसका हेल्प लेंगे, लेमन जूस का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, एक्वा रिजिया का, या विनेगर का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पेट में क्या हुआ, एसिडिटी ज़्यादा हो गया, तो हमको क्या चाहिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको बेस चाहिए। तो यहाँ पे बेस सिर्फ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, लेमन जूस की बात करें तो ये भी एसिड होता है, एक्वा रिजिया की बात करें ये भी एसिड है, विनेगर भी एसिड है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअल में होता क्या है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या है इसका, MgOH का होल ट्वाइस। तो याद, बहुत बार ऐसा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल नेम क्या है या फिर फॉर्मूला क्या है इसका। तो याद रखना है MgOH का होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद बात करें, एक और ऑप्शन है विनेगर, तो जानते हैं हम लोग। ठीक है, एक्वा रेजिया की बात करें तो एक्वा रेजिया जो है एक्चुअली मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, यानी कि H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक HCl एंड HNO3। ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड होता है इन दोनों का मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि एक्वा रेजिया में आपका बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड किस प्रोपोर्शन में रहता है, तो ये रहता है 3:1 में। आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मात्रा है वो 3 रेशियो में रहता है और नाइट्रिक एसिड 1 रेशियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ग्रीन हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स। ठीक है, अब बोला गया है इनमें से कौन सा है जो कि नॉन ग्रीन हेट्रोट्रोपिक्स है। ठीक है, फर्न्स है, अलगी है, फंगी है, फंजाई बोलते हैं, मोजेस है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंसेप्ट समझिए, हेट्रोट्रोपिक क्या होता है। तो हेट्रोट्रोपिक ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जो अपना खाना अपने से नहीं बनाता है, लेकिन ऑटोट्रोपिक की बात करें तो अपना खाना अपने से बनाता है ना, प्रिपेयर ऑन इट्स ओन फूड, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोपिक। तो यहाँ पे पूछा गया नॉन ग्रीन है और हेट्रोट्रोपिक, सिर्फ अगर हेट्रोट्रोपिक भी आप जानते हैं तो आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फंगी। फंगी जो हो ये आपका हेट्रोट्रोपिक में आता है और नॉन ग्रीन प्लांट। ठीक है, फर्न्स की बात करें, अलगी की बात करें, मोसेस की बात करें, ये सारे ऑटोट्रोप्स में आते हैं। ठीक है, आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। इनमें से किसको मिल्क शुगर कहा जाता है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, मेल्टोज, लैक्टोज, किसको मिल्क शुगर बोला जाता है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोज। लैक्टोज इन मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर सिंस दिस डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क। तो बोला गया है क्यों ऐसा लैक्टोज को मिल्क शुगर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें डाइसैकेराइड पाया जाता है। अब बोला गया है द सेल्सियस टेम्परेचर, जिसको टीसी से इंडिकेट किया गया, एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर टीएफ आर रिलेटेड एज। बोला गया है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बटे 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 9। ठीक है, और बहुत जगह ऐसा भी ये वाला फॉर्मूला को एक अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है, वो रहता है C/100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/180। ठीक है, अब इसको काट पीट करके देखिएगा तो यही आएगा। क्या फॉर्मूला है वो, C/100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बटे 180। तो इसको एक्चुअली क्या क्या किया जा रहा है, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है नीचे में दोनों जगह। ठीक है, तो घूम फिर करके वहीं आना है आपको। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस पूछे या फ़ारेनहाइट पूछे, ये वाला रिलेशन याद रखिएगा और इसको कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ दिया है जो कि आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए बात करें अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो की, एब्सोल्यूट ज़ीरो में कितना डिग्री सेल्सियस होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद बात करें एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करें अगर फ़ारेनहाइट में, तो ये होता है -459 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये निकालेंगे कैसे, इसी फॉर्मूला से आप अगर मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो फ़ारेनहाइट स्केल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है फ्रीज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन पूछ लिया जाए वाटर फ्रीज होता है आप निकालिए फ़ारेनहाइट पे, तो कैसे निकालेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और निकलेगा कितना, 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं वाटर बॉयल्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन पूछ लिया वाटर बॉयल्स कितना डिग्री पे होता है बताइए, फ़ारेनहाइट में बताइए, तो क्या होगा 212। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कौन से डिग्री पे बराबर होता है, तो ये हो जाएगा -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों ही बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू कितना होता है बताइए। ठीक है, जी का वैल्यू कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Gm/r²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैराड पर मीटर इज़ द यूनिट ऑफ, तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट में से आएगा अगर इस तरह का पूछ ले, फैराड पर मीटर किसका यूनिट है। ठीक है, तो परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी है, वॉट पर स्टैंडिंग है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं ना मैग्नेटिक और मैग्नेट वाले जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चंस थोड़े टफ बनते हैं अगर यूनिट से रिलेटेड पूछ ले। ठीक है, तो क्योंकि बहुतों का ये वाला चैप्टर रिवीजन में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं आपके हिसाब से, क्या डिफिकल्ट बन जाता है। ठीक है, अगर इस तरह से यूनिट से पूछ ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैराड पर मीटर होता है परमिटिविटी का यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है परमिबिलिटी और परमिटिविटी, दो ऑप्शन है, तो परमिटिविटी और परमिबिलिटी दोनों को समझते हैं। परमिबिलिटी क्या होता है, मेजर्स द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर एनर्जी विद इन द मटेरियल, तो बोला गया कि वो कितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है, वो होता है परमिटिविटी। अब परमिबिलिटी की बात करें जिसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो सपोर्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन पर उसको बोलते हैं परमिबिलिटी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि परमिबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका हेनरी पर मीटर, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे थे कि यहाँ पे जो यूनिट्स बनते हैं ना, या यूनिट्स जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए तो यूनिट कितना है, वोल्ट सेकंड पर मीटर मीटर एम्पियर। ठीक है, एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं, या फिर हेनरी पर मीटर। ठीक है, ये होता है परमिबिलिटी का यूनिट। अब ये बताइए हेनरी किसका यूनिट है, आपको कमेंट का सेक्शन में बताना है, हेनरी किस इज़ द यूनिट ऑफ डॉट डॉट। ठीक है, बताना है आपको। अब बात करते हैं कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो लास्ट में लिखा हुआ है इसका यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम इनवर्स, इसी को मो भी बोलते हैं, MHO। ठीक है, कंडक्टेंस का यूनिट होता है मो या फिर ओम इनवर्स, और या फिर साइमन, याद रखिएगा साइमन इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, और साइमन बराबर क्या होता है, मो यानी कि ओम पर मीटर। ठीक है, ओम पर मीटर।
व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। अब बोला गया कि जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं उनमें उसमें नॉन मेटल का पोजीशन क्या होता है। बॉटम ऑफ द टेबल, ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, टॉप पीरियड, कहाँ पे होता है बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑन द राइट साइड। तो देखिए यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या हैं आपका नॉन मेटल्स है, और इधर जो है वो मेटल्स हैं कुछ, और ये कुछ कुछ ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं और ये क्या है नॉन मेटल्स है। तो बोला गया कि मेटल्स का नॉन मेटल किधर को होते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑन द राइट साइड। ठीक है, नॉन मेटल। अगर पूछ लेता कि मेटल किस में होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं ऑन द लेफ्ट साइड। A cylindrical vial of length L and radius R has a resistance R. The resistance of the another wire of same material but half of its length but twice of its radius is given by. तो बोला गया कि एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका लेंथ L है और रेडियस R है, जिसका रेजिस्टेंस भी रेडियस स्मॉल r दिया है और रेजिस्टेंस कैपिटल R दिया है। अब बोला गया कि एक फिर से सेम टाइप का उस तरह का एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो है निकालना है आपको, और बोला गया है कि उसका जो लेंथ हाफ है पिछले वाले से और रेडियस जो है वो दोगुना है। तो कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, क्या रिलेशन होता है उसको रेजिस्टेंस और आपका बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, लेंथ की बात करें, रेडियस का, इसका रिलेशन क्या होता है कि हम लोग निकाल पाएंगे। तो रेजिस्टेंस आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, इसको न्यूमेरिकल है तो आपको ट्राई करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, उम्मीद करते बना लिया होगा आपने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअली R/8 होगा। R/8 आता कहाँ से है ये सुनिएगा। रेजिस्टेंस का तो रिलेशन होता है वो होता है ρL/A। ठीक है, रो होता है रेजिस्टिविटी और एल होता है लेंथ और ए क्या होता है एरिया। लेकिन एरिया के लिए तो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं πr²। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू πr², तो ρL/πr² लिख सकते हैं हम लोग। अब बोला क्या है, पहले वाले का तो रेजिस्टेंस आर ही था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि आपका लेंथ जो है वो हाफ कर दे रहे हैं, तो L इज इक्वल टू L/2 हो जाएगा, और रेडियस जो है दोगुना कर दे रहे हैं, रेडियस को क्या कर रहे हैं दोगुना कर रहे हैं। तो इस पर अगर स्क्वायर चलेगा तो ये क्या बनेगा 4 बनेगा, मैंने 2 का स्क्वायर 4, और ये L/2 पहले से लिखा हुआ है यानी कि बाई में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो ρL/8πr²। ठीक है, इसी को अगर सजा करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं ρL/πr², जिसका वैल्यू R था, और बटे में 8 लिख सकते हैं हम लोग अगर अलग से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका 8 टाइम्स घट जाएगा। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज द पीएच। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसमें अगर आप वाटर ऐड करें तो पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसमें वाटर ऐड करने पे पीएच चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, पहले सोचिए क्या होगा। तो पीएच कब नहीं चेंज होता है, जब हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलाते हैं। ठीक है, चेंज तब होगा जब आप एसिड मिला लें या बेस मिला लें, तो पीएच वैल्यू चेंज होना ही होना है। लेकिन हम लोग अगर कुछ न्यूट्रल मिलाते हैं तो चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NaCl। NaCl जो है ये आपका क्या है न्यूट्रल सॉल्ट है। अब न्यूट्रल सॉल्ट होगा उसमें अगर आप वाटर मिलाएंगे तो उसका पीएच वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि NaCl जो है एक्चुअली NaOH और HCl से मिलकर के बना है, जो एक एसिड है और बेस है, एसिड बेस मिलकर के न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, वो आप अगर उसको वाटर में मिलाएंगे तो वो चेंज नहीं होगा उसका। ठीक है, पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो NaCl के अलावा और भी कुछ न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं क्या, उसको भी देख लेते हैं। क्या क्या है, अमोनियम एसीटेट है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है। ये सारे जो है ये एसिड्स नहीं है या बेस नहीं है, ये क्या है न्यूट्रल सॉल्ट है। तो इसमें क्या होगा, आप सॉल्ट मतलब एसिड प्लस बेस रिएक्शन कर लिया है तो ये वो क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। अब उसका पीएच पे चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा NaCl। बाकी जितने भी हैं या तो वो एसिड्स हैं या फिर बेस है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ तो बेस दिख रहा है हमको। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा उसका पीएच वैल्यू पे चेंज आ जाएगा। व्हाट डिड विलियम कोरान रोइंटन डिस्कवर्ड। बोला गया है कि इन्होंने रोइंटन जो है इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया था, रोइंटजेन ना। ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्सरे या थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका आंसर होगा आपका एक्सरे। ठीक है, एक्सरे इन्होंने डिस्कवर किया था। बाकी बात करें कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में किसने बात किया था, तो वो
माइकल फैराडे ने बात किया था, यानी प्रूफ भी दिया था इन्होंने, माइकल फैराडे। इससे पहले भी और भी इब्राहिम लिंकन वगैरह, अब्राहम लिंकन, सॉरी, कोई साइंटिस्ट थे इससे पहले भी, लेकिन उन्होंने प्रूफ नहीं दिखा पाया था। प्रूफ यही दिखा पाए थे माइकल फैराडे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि ऑप्शन में दिया है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिशन ने, ठीक है। तो बस इतने सारे 20 क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है। होप सो वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।